कहा ना पैसे इधर दे। समझ नहीं आता तुझे? हाँ? नहीं, ये मेरी बच्ची की स्कूल की फीस है। तुम्हारे दारू के चक्कर में अपनी अनन्या का भविष्य खराब नहीं कर सकती मैं। ऐसे नहीं मानेगी तू। हाँ, अनुपम उससे पैसे खींचने लगता है और इसी खींचातानी में गीतांजलि के हाथ में जो 500 का नोट था वो फट जाता है, जिसे देखकर गीतांजलि फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या किया तुमने? एक तो बाप होने का फर्ज भी नहीं निभाना, ऊपर से जैसे तैसे करके मैं पैसे कमाती हूँ, वो भी तुम्हें अपनी अय्याशी के लिए चाहिए। ये मेरी जिंदगी है और इससे मैं जैसे मर्जी जियो, मेरी मर्जी। ऐसा कहकर अनुपम गुस्से में वहां से चला जाता है। मम्मी, पापा अब ऐसे क्यों हो गए हैं? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। पता नहीं बेटी, लगता है जैसे हमारे कर्म ही फूट गए हैं। दरअसल ये कहानी है काशीपुर गांव में रहने वाली गीतांजलि की, जो अपने पति अनुपम और अपनी बेटी अनन्या के साथ रहती थी। गीतांजलि का पति अनुपम एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अच्छे पैसे कमा लेता था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी। लेकिन कुछ समय पहले वो जिस फैक्ट्री में काम करता था उसमें आग लग गई, जिस कारण वो फैक्ट्री बंद हो गई और अनुपम का काम छूट गया। लेकिन इसके बाद उसने एक जगह ट्रक ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी, जहां उसे शराब की बुरी लत लग गई। वो दारू पीकर भी ट्रक ले जाता, जिससे एक बार उसने ट्रक को डिवाइडर से टकरा दिया और मालिक को काफी नुकसान हुआ। नालायक, तेरी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखा देना, समझा? चल निकल। अरे जा जा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तो जैसे मालिक के पास नौकरी करने का। सेठ ने उसे काम से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी शराब की लत की आदत नहीं गई और अब गीतांजलि को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ा। गीतांजलि, पड़ोस में रहने वाली विमला मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम काम खत्म करके घर लॉक कर देना और चाबी मुझे पड़ोस में ही जाते वक्त दे देना। अच्छा ठीक है मालकिन, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं चाबी वहीं आकर आपको दे दूंगी। सारा काम खत्म करके गीतांजलि पड़ोस में अपनी मालकिन को चाबी दे देती है और वो उसके बाद अपने घर वापस आ जाती है। शाम को, मम्मी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। अरे मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ऐसा कहकर गीतांजलि खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन जब वो खाना बनाने गई तो अरे ये पतीला कहाँ गया? हो ना हो ये उसी आदमी का काम है। लगता है उसने पतीला भी बेच दिया होगा अपनी दारू के लिए। अब मैं अपनी बच्ची के लिए सब्जी किस में बनाऊं? एक काम करती हूँ, अभी पड़ोस वाली काकी से ले आती हूँ। वो पड़ोस से पतीला मांग कर ले आती है और उसमें सब्जी बनाती है। फिर अगले दिन जब गीतांजलि काम पर जाती है तो मालकिन के घर की अच्छे से सफाई करके सारा काम निपटाती है, जिसके बाद ये लो गीतांजलि तुम्हारी तनख्वाह, तुम अच्छा काम करती हो। इसी तरह अगर तुम दिल लगाकर काम करती रहोगी तो मैं जरूर खुश होकर तुम्हारी तनख्वाह और बढ़ा दूंगी। शुक्रिया मालकिन। गीतांजलि जब काम से घर लौट रही थी तो रास्ते में बाजार होते हुए आई और आते वक्त एक नया पतीला अपने साथ ले आई। शाम को अनुपम जब उसकी तनख्वाह देखता है तो उससे कहता है, ला ये पैसे इधर दे, मुझे इसकी जरूरत है। नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसी से तो मैं अपना घर चलाती हूँ, अपनी बच्ची का पेट पालती हूँ। तुम्हें तो इसकी परवाह भी नहीं है। चुप कर, मैंने कहा ना ये पैसे इधर दे। लेकिन तभी पड़ोसी भी गीतांजलि का पक्ष लेते हुए अनुपम को डांट फटकार लगाने लगते हैं। ए खबरदार अनुपम, जो तूने गीतांजलि बहू को जरा भी तंग किया, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मार मार कर तेरी हड्डियां लाल कर देंगे। जानता हूँ मैं, ये बड़ी चालाक औरत है। इसने धीरे धीरे अपनी गैंग भी तैयार कर ली है। अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब लौटूंगा ना तो बचेगी नहीं, तो समझी। लोगों के डर से उस वक्त तो वो वहां से चला जाता है, लेकिन रोज रोज दिन रात अपने घर पर लड़ाई करते देख अब अनन्या बहुत परेशान रहने लगी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। फिर एक दिन स्कूल में, अनन्या तू जानती है कल तो क्रिसमस है और उस दिन सेंटा से जो भी मांगो वो सब देते हैं। मैं भी सेंटा से बहुत कुछ मांगने वाली हूँ। तू सच कह रही है क्या नेहा? क्या सच में सेंटा देंगे? और क्या। अगले दिन क्रिसमस की छुट्टी थी, इसलिए गीतांजलि के जाते ही अनन्या भी खेलने चली गई थी। जैसे ही वो घर लौटी तो उसने देखा कि अनुपम फिर से गीतांजलि के साथ मारपीट कर रहा है।
ये सब फिर से देखकर वो घबरा गई और परेशान हो गई और जंगल में एक पेड़ के पास रोने लगी। पता नहीं पापा पहले जैसे कब होंगे। पहले वो मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। ये नेहा और मधु भी झूठ बोलती है। सेंटा जैसी कोई चीज नहीं होती, सब बेवकूफ बनाते हैं। वो ये कह रही थी कि तभी वहाँ पर लाल कपड़े पहने सेंटा आ जाते हैं। हेलो माय चाइल्ड, तुम रो क्यों रही हो? आज मैं धरती लोक पर सब बच्चों को गिफ्ट देने आया हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तुम सचमुच में गिफ्ट देते हो? लेकिन आप तो कितने बूढ़े हो और इतना बड़ा झोला लेकर क्यों चलते हो? इसमें ऐसा क्या है? माय चाइल्ड, इसमें तो ढेर सारे गिफ्ट हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? टॉफी, चॉकलेट, केक, नई ड्रेस या कुछ और? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरी माँ मना करती है किसी से कुछ भी लेने के लिए। और अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे घर में खुशियाँ दे दो। क्या बात है माय चाइल्ड, कहो मुझसे। फिर अनन्या रोते हुए सेंटा को सारी बात बता देती है। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुम रो नहीं, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो उसे एक छोटा सा क्रिसमस ट्री देते हैं जो कि लगातार रोशनी से जगमगा रहा था। ये जादुई क्रिसमस ट्री है, अब से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। थैंक यू सेंटा अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर सेंटा वहाँ से गायब हो जाते हैं और क्रिसमस ट्री लेकर अनन्या घर पहुँचती है और घर पहुंचकर वो सारी बात घर पर बताती है। बेकार की बातें मत कर अनन्या, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं माँ, सच कह रही हूँ मैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी देखिए। ए जादुई क्रिसमस ट्री, मेरी माँ के लिए ढेर सारी नई साड़ियाँ ला दो। उसके इतना कहते ही वहाँ पर साड़ियों का ढेर लग जाता है। ये चमत्कार देखकर गीतांजलि भी हैरान हो जाती है। इतनी सारी साड़ियाँ तो इतनी उम्र में भी आज तक मेरे पास नहीं थी। ये तो सचमुच जादुई लगता है रे। तू एक काम कर, इससे अपने घर की सुख शांति मांग। इससे मांग कि आज के बाद तुम्हारे पापा कभी भी इस दारू को हाथ न लगाए और वो पहले की तरह हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहे। वो कभी भी मुझ पर हाथ न उठाए। ए जादुई क्रिसमस ट्री, मेरे पापा को इस नशे की आदत से सदा के लिए मुक्त कर दे और मेरे पापा को पहले जैसा बना दे। उनके इतना कहते ही उस पेड़ से एक जादुई रोशनी निकलती है और वो रोशनी जैसे ही अनुपम पर पड़ती है तो अनुपम ठीक हो जाता है और वो गीतांजलि से माफी मांगता है। नशे की हालत में मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा और इस शराब के चक्कर में पड़ गया। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। इसका मतलब ये जादुई क्रिसमस ट्री सच में कमाल कर गया। इसके बाद अनन्या क्रिसमस ट्री से केक मांगती है। फिर वो अपना क्रिसमस खूब अच्छी तरह से मनाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो उस जादुई क्रिसमस ट्री की वजह से अपना एक होटल खोल लेते हैं, जिससे उन्हें खूब कमाई होती है और अब उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।